बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर आप लोग के समझ लेके आया हुआ हूँ। पिछले में 5 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया। उन्हीं के आधार पर जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, मोस्ट वांटेड आपके क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, उन सभी प्रश्नों को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में इसके मैं आंसर भी लेके आया हूँ, कहीं पर भी इसके आंसर भी ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर को आप मॉडल पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि यही आप मेरा कंप्लीट वीडियो यदि आप देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 80 से 90% पेपर, 80 से कम नहीं होगा। ठीक है, 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपका वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसकी मैंने जो है एक दो और भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा, उनको भी देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि प्रॉपर रिसर्च के बाद ही हम कोई क्लास कराते हैं मॉडल पेपर की, क्वेश्चन पेपर की। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि आपका जो है सभी पूरा का पूरा पेपर जो है इन्हीं से आपका बन के आएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो चलेगा, ना ज़्यादा समय बात है, सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी, जिसमें आपको पढ़ना है हिंदी काव्य, इसी के आज हम क्लास के माध्यम से जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लेके आए हुए हैं मॉडल पेपर के माध्यम से, वही आज हम करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में सेशन को दोस्तों पर भी शेयर करेंगे, क्योंकि यदि आप यही वीडियो देख लोगे, इन सभी प्रश्नों को एक बार रट लोगे, तो इससे बाहर अन्य कोई भी ना तो आपको सीरीज खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही अन्य कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने इसी प्रकार जो है अन्य सब्जेक्ट की सभी मैंने चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट करा रखी हैं और मॉडल पेपर को भी मैंने सोल्व किया है। तो आप जाकर हमारे चैनल के जितने भी अपने सब्जेक्ट ले रखे हो, जो भी अपना सब्जेक्ट हो आपका, आप जाकर उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी तैयारी हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आपका जो कंपलसरी का पेपर है जिसमें आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, उसकी भी क्लासें हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। मॉडल पेपर भी उन्हें बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलेगा, पेपर आपका कैसा आएगा, तो ये जो मैं पेपर आप लोगों के समझ लेके आया हूँ सेम इसी प्रकार का पेपर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। हिंदी काव्य का पेपर इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा आपको और पूरा का पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका उचित होगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। मतलब जो है यही पेपर आपके एग्जाम में जो है यही सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया MGQVP हो गया, महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और DBRAU आगरा विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली, CGMU कानपुर, BU झांसी, रज्जु बिहेश्वर विद्यालय प्रयागराज, और भी हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है और इस बार सभी की परीक्षा लिखित ही की कराई जाएंगी। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमारी ये क्लास है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को अटेंड करेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले सेक्शन में एक एक प्रश्नों को देखूंगा। सेक्शन में टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न ही सेम है, जैसे कि जो है DBRAU आगरा विश्वविद्यालय का पेपर पैटर्न इस बार जो आया हुआ है 10 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इन सभी का जो है सेक्शन में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में सेक्शन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसकी खासियत ये रहती है सेक्शन ए की, इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता है। इसमें जो है जितने भी प्रश्न होंगे आपको सभी के सभी प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 10 प्रश्न है। ठीक है, मैं 10 के 10 प्रश्न कराए दे रहा हूँ। तो पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि वेदों का जो है नामोल्लेख कीजिए। वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, उनका नामोल्लेख कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है नाथ पंथ के जो है प्रवर्तक कौन है, उनकी रचनाओं का जो है भी उनकी लिखिए। फिर है आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि आदिकाल को बहुत सारे विद्वान हैं जो कि अपने अपने शब्दों में भी कह सकते हो, अन्य नामों से इसको पुकारा है, तो उनको हम समझेंगे। फिर है सूरदास जो है किस काव्यधारा के कवि थे, उनकी रचनाएं भी आपको लिखना है। फिर है रीत मुक्ति काव्यधारा के प्रमुख जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं ये आपको लिखना है। तो चलेगा, सबसे पहले वेदों के यहाँ से हम नाम देखेंगे। तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा आपका है जो है अर्थवेद। तो ये जो है प्राचीन भारतीय धर्म और जो है साहित्य का आधार है। यदि हम सभी वेदों के बारे में थोड़ी हम जानकारी आप लोग के समक्ष रखें, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे महत्वपूर्ण वेद है, क्योंकि इसमें जो है विभिन्न देवी देवताओं को जो है ये जो समर्पित जो मंत्र हैं, जो भजन है,
इसी पर जो है कह सकते हो इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। फिर है यजुर्वेद, तो यह जो है यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है, जिसमें मंत्रों और प्रक्रियाओं का जो है संकलन है। फिर है आपका सामवेद, यह जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन का आधार, जिसमें जो है ऋग्वेद के भजनों को गैर रूप से जो है प्रस्तुत किया गया है। फिर है अर्थवेद, तो इसमें जो है तंत्र विद्या, ठीक है, ज्ञान, आयुर्वेद, प्रौद्योगिकी से जो है संबंधित इसमें जो है विशेष में शामिल है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से जो अगला क्वेश्चन था कि आदिकाल को किन किन नामों से जो है जाना जाता है। तो आदिकाल को बहुत सारे हमारे जो कि विद्वान हैं, जब आदिकाल का जब नामकरण हुआ तो इन्होंने जो है अपने अपने कह सकते हो अन्य अन्य नामों से इसको पुकारा है। जैसे कि वीर गाथा काल, तो वीर आदिकाल को वीर गाथा काल जो है आचार्य रामजस शुक्ल ने कहा है, और जो है चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन और जो है रामकुमार वर्मा जी ने कहा इसको। आदिकाल को वीरगाथा काल जो कि विश्वनाथ मिश्र जी कहा है। फिर है कि सिद्ध सामंत युग जो कि राहुल संकीर्तयान ने कहा है आदिकाल को। फिर है जो कि बीजाउपन काल जो कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल जो कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल जो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो सूरदास जो है सगुण जो है काव्य धारा, या फिर कह सकते हो सगुण जो है भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। उनकी यदि हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जैसे रचनाएं सूरसागर, सूरसारावरी, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि रीत काल के 5 कवियों के नाम लिखना है, उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी लिखना है। तो रीत काल के कवियों के नाम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे कि केशवदास रीत काल के कवि हैं, भूषण जी हैं, चिंतामणि जी हैं, देव जी हैं, बिहारी जी हैं। इनकी यदि हम रचनाओं की बात करें जैसे कि केशवदास, तो इनकी जो है कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका इनकी जो है रचनाएं हैं। चिंतामणि की बात करें तो इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि कविकुल, कल्पतरु और जो है पिंगल, काव्य विवेक इनकी रचनाएं हैं। फिर है देव की जैसे कि काव्य जो है विलास, भवानी विलास, रस विलास। बिहारी की बात करें तो बिहारी सत्सई। भूषण जी की बात करें तो जो है शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक, शिवा जो है बावनी, इनकी सब रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। यदि केवल कवियों की बात करेगा तो इतने आपको कवि केवल आपको नाम लिखना है। यदि इनकी रचनाओं की बात करेगा तो इनकी रचनाओं भी आपको लिखना है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताओं का आपको नामों उल्लेख करना है। द्विवेदी युग क्या है, इसमें कौन कौन से कवि हैं, इनकी हम रचना देखेंगे, फिर इसकी विशेषता देखेंगे। फिर है छायावाद के 2 कवियों उनकी रचनाओं का नाम लिखना है आपको। फिर है महादेवी वर्मा की रचनाओं का नाम लिखना है। पाठ्यक्रम में संकलित आपके सच्चिदा, हीरानंद वात्स्याय, अज्ञे जी की जो कविताएं हैं उनके आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले द्विवेदी युग की जो प्रमुख कवि हैं उनको देख लीजिएगा। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख कवियों की हम बात करें तो जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक और राम नरेश जो है त्रिपाठी, ये जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। लेकिन इनकी हम रचनाओं की बात करें जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी, तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है और पंचवटी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हम बात करें तो प्रिय प्रवास, रस कलश और जो है चौके चौपदे। फिर है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं जैसे कि काव्य मंजूषा, सरस्वती पत्रिका का संपादन, जिसने जो है खड़ी बोली के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है श्रीधर पाठक जी की हैं जो कि रचनाएं हैं आपके एग्जाम में बन सकता है, जैसे कि एकांत वासी योगी इनकी रचनाएं हैं, और शांत पथिक ये भी इन्हीं की रचना है। फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी जैसे कि मिलन पथिक इनकी जो है रचना है। अन्य और भी बहुत सारे इसमें के कवि हैं जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी कह सकते हो इसी मित के जो है कवि हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें जो अगला इसमें क्वेश्चन था कि द्विवेदी युग का नामकरण जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो है नाम पर पड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी युग का नाम जो है किनके नाम पर पड़ा है, तो द्विवेदी युग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। और इस युग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, गद्य पद्य की भाषा का एक होना, कविता की खड़ी बोली का प्रयोग, आधुनिक कहानी का सूत्रपात, निबंध गद्य का जो है परिष्कृत विकास, तो इसकी विशेषता है। तो यहाँ से इसकी विशेषताओं को हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में बनता है कि द्विवेदी युग की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी यहाँ से विशेषता देख लीजिए, जैसे कि भाषा में जो एक रूपता। तो इस युग में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता यह है कि जो गद्य है जो पद्य है, दोनों की जो भाषा थी ये खड़ी बोली में थी, हो गई थी, अभी खड़ी बोली की थी। फिर है साहित्यिक
पत्रकारिता। तो ये जो है पत्रकारिता की गंभीरता में वृद्धि हुई इसमें, और इसमें जो है हास्यप्रद और व्यंग्यात्मक रचनाओं की बजाय जनता के जो है सरोकार और सामाजिक जो मुद्दे थे उसको अधिक उठाया गया था इसमें। फिर है इसमें अगली जो विशेषता है विषयों का विस्तार। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के विषयों को पारंपरिक धार्मिक विषयों से आगे बढ़कर व्यापक जो है बनाया। फिर इसकी अगली विशेषता है कि राष्ट्रवाद और समाज सुधार। तो इस काल में राष्ट्रवाद समाज सुधार के लिए समर्पित जो कविताएं थी उसको प्रोत्साहन मिला। फिर जो कह सकते हो कविताएं इसमें जो लिखी गई उसको प्रोत्साहित किया। फिर है सामाजिक और राजनीतिक चित्रण। तो द्विवेदी युग की रचनाएं थी उसमें सामाजिक राजनीतिक जो आर्थिक जो समस्याएं थी उसका जो चित्रण है वो मिलता है। तो ये थी इनकी विशेषता, आपको इस तरह से लिखना है। अगला फिर इसमें क्वेश्चन की छायावाद के दो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो छायावादी जो कवि हैं जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो जयशंकर प्रसाद जी की आपको जो रचना लिखना है कामायनी लिखना है, लहर लिखना है और जो है आंसू लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जैसे कि परिमल, राम की जो है शक्ति पूंजा, अनामिका, इनकी रचनाएं हैं। और भी इसमें हम कवियों की बात की जैसे कि सुमित्रानंदन पंत जी भी छायावादी ही कवि हैं। इनकी रचनाएं जैसे कि पल्लव, गुंजन, वीणा, और महादेवी वर्मा जैसे कि नीरज, रश्मि जो है यामा, इनकी रचनाएं हैं। ये भी जो है छायावादी ही कवि हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और भी समझेंगे महादेवी वर्मा के बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं। जब क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा का जो है जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। तो महादेवी वर्मा एक जो कि प्रसिद्ध कवियत्री, लेखिका और जो है समाज सुधारिका थी ये, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 को जो कि फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन जो है 11 सितंबर 1887 को इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में इनका जो है निधन हो गया था। और ये जो है हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से जो है एक मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह जो थे, काव्य संग्रह में इन्होंने निर्जा, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा जो है इन्होंने लिखे। जबकि जो पद्य साहित्य में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृत की जो है रेखाएं, जैसे जो है कह सकते हो ये जो है साहित्य जो कि गद्य साहित्य में इन्होंने जो है लिखे थे। तो इस तरह से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब जो अगला इसमें क्वेश्चन था कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो कविताएं हैं जैसे कि आज्ञा के द्वारा कविताएं लिखी, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आज्ञा के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविताएं लिखी हैं। अभी पूछ सकता कि मुक्तिबोध के द्वारा कविताएं लिखी जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, या फिर पूछेगा कि नागार्जुन की कविताएं लिखी है, या फिर धर्मवीर भारती जी की, या फिर धूमिल जी की। तो हम सभी की जो कि कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे कि आज्ञा जी की, तो आज्ञा जी की जो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित कविताएं हैं, नदी के दीप, या दीप अकेला, और जो है कलजी बजरे की, इनकी जो है कविताएं हैं। मुक्तिबोध की हम बात करें तो जो है विचार आते हैं, और जो है भूल गलती, ये इनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, इनकी जो है रचना है या फिर कह सकते कविता है इनकी। और बादल को जो है घिरते देखा, ये दो इनकी कविताएं हैं। फिर है धर्मवीर भारती की, तो बवाई का गीत, कविता की जो है मौत, ठीक है, ये इनकी जो है कविताएं हैं। धूमिल जी की बात करें तो आपके पाठ्यक्रम में मोची राम और रोटी और जो है संसद, बहुत ही फेमस इनकी जो कि कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये थे आपके पाठ्यक्रम में जो कि लेखक जो कि संकलित जो कविताएं हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि धूमिल जी की आपके पाठ्यक्रम में संगीत रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। अभी पूछ लेगा आज्ञा जी की नाम जो है रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से मैं सारी जो है कविताओं का नाम उल्लेख यहाँ से आप लोग के समक्ष करा दिया है। हर जो है इसमें जितनी भी आपके रचनाएं दी हुई हैं, जो कविताएं दी हुई हैं, उनके जो लेखक है आपको याद रखना है, चलेगा। अब यहाँ से जो इसमें अगला क्वेश्चन था 10वां, वो था कि नागार्जुन की जो कविता थी अकाल और उसके बाद, इसकी विशेषता क्या है, ये कविता है क्या, सबसे पहले इसको समझ लो, फिर इसकी विशेषता आसानी से जो है लिख पाओगे। तो कवि नागार्जुन जो कि इनकी जो अकाल और उसके बाद की जो इनकी कविता है, तो उसको जानने से पहले नागार्जुन कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका थोड़ा सा हम साहित्य कह सकते हो जीवन परिचय हम समझ लेते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नागार्जुन जी का जीवन परिचय लिखिए। तो सुप्रसिद्ध जनवादी कवि जो है नागार्जुन का वास्तविक जो नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जो है जन्म बिहार प्रदेश में दरभंगा जिले में जो है सतलखा नामक गांव में सन 1911 में इनका जन्म हुआ था। अल्प आयु में ही इनकी जो माँ थी उनकी कह सकते हो मृत्यु हो गई थी, फिर इनका देहांत हो गया था। एक कढ़वादी ब्राह्मण परिवार में इनका जो है लालन पालन हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई, और सन 1936 में इन्होंने जो श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी जो है ली थी।
राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार उनको जो है जेल जाना भी पड़ा। बाल्यावस्था में कष्टों और पीड़ाओं को जो है भोगने के कारण उनके जो काव्य में पीड़ा का अत्यधिक जो है महत्व है, और सन 1998 में उनका जो है देहांत हो गया। तो इस तरह से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको लिखना है। अब इनके जो कविता है अकाल और उसके बाद, इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसका भावार्थ लिखिए, अभी कविता स्पष्ट कीजिए इसका उद्देश्य क्या है। तो अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता जो है एक अत्यंत जो है मार्मिक और हृदयग्राही कविता है। इसमें जो है कवि ने अकाल के समय और उसके बाद की परिस्थितियों का जो सजीव चित्रण किया है। इसमें जो है कवि ने क्या है, जब अकाल पड़ता है तो क्या स्थिति हो जाती है उस घर की, जब कोई चीज़ नहीं रहता है, ना तो अनाज रहता है, तो क्या स्थिति रहती है। उसके बाद जब फिर से जब अनाज आता तो क्या स्थिति रहती है। तो इस कहानी को या भी इस कवि जो कविता है आपको इसको दो भागों में इसको बांटा है, फिर दो इसका जो है दो पार्टों में इसका चित्रण किया है। एक है जब अकाल पड़ता है, दूसरा जब अकाल के बाद की जो स्थिति होती है, जब धन जब आता है, या फिर कह सकते हो जब अनाज आता है। यह कविता जो है 1952 में रची गई थी। तो यहाँ से इसको हम समझेंगे इस कविता को। अकाल के समय की क्या स्थितियाँ होती है, इसका चित्रण सबसे पहले हम देखेंगे। तो नागार्जुन जी लिखते हैं कि अकाल के समय जब अकाल पड़ता है तो उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं बहुत ही भयानक होती हैं, अत्यधिक जो है भयावह होती हैं। संपूर्ण घर का जो वातावरण होता है शोकमय हो जाता है, भूखमरी से जो है कह सकते हो आहत होता है, क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो शोक में बदल जाता है पूरा का पूरा परिवार जो है भूखा रहता है, और घर का जो चूल्हा रहता है वो सूना रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात जब अकाल पड़ता है, जब अनाज ही नहीं होगा तो ना तो चूल्हा जलेगा, ठीक है। और चूल्हा क्या है, घर का चूल्हा जो है सूना है, बुझा हुआ है, मानव वह जो है रो रहा है, क्योंकि जो है कई दिनों से जो है जला नहीं है। और घर में जो है दाने पीसने की जो चक्की है अत्यंत जो उदास है, क्योंकि इसमें जो है कई दिनों से जो अनाज पीसा नहीं गया है। कहने का भाव है कि जब अकाल के समय सब कुछ नष्ट हो गया तब घर में खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया, तो चूल्हा भला कैसे जो है जल सकता है। चूल्हा और जो है चक्की जैसे जो मूलभूत जो वस्तुएं हैं घर में जो उपेक्षित कह सकते हो, उपेक्षित सी पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भी है कि कई दिनों तक चूल्हा जो है रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक जो है कानी कुतिया जो है सोई उसके पास। तो ये जो है इसका एग्जाम में बनता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करने को आएगा तब भी आपको लिखना है, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ से जैसे कि ये जो इसमें जो कविता लिखी हुई है इसका जो है व्याख्या करने को भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका यहाँ से व्याख्या देख लीजिए। तो चूल्हे के रोने और जो चक्की के उदय होने से यह अर्थ है कि उन्होंने जो है उनका कार्य नहीं मिल पा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि कई दिनों तक जो है चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो इसका मतलब ये है कि जब अकाल नहीं पड़ा था तो उससे पहले क्या था, चूल्हा भी जो है रोज जलता था, उसमें खाना बनता था, और चक्की में जो है गेहूं की जो है पिसाई होती थी। जब अकाल पड़ा तो वे कह सकते हैं दोनों की दोनों उदास थे, क्योंकि ना तो जो है कई दिनों से खाना बना था, और ना ही जो है कई दिनों से जो है जो कि ना तो आटा था पीसने के लिए, ना ही गेहूँ बचे हुए थे, तो चक्की भी उदास थी। तो कवि आगे कह रहा है कि इस जो है अभावग्रस्त घर में कानी कुतिया एक अन्य जो है अपेक्षित प्राणी है, और इन जो है अपेक्षित वस्तुओं के साथ जो है पड़ा है। मतलब जो है जाहिर सी बात जब कई दिनों से खाना नहीं बना है तो जो कुतिया थी वहाँ की कानी जो कि उन्हीं के घर रहती थी घर पे, तो वह भी जो है कई दिनों से खाना न मिलने के कारण वह भी जो है एक स्थान पर कह सकते हो पड़ी थी। और घर की जो छिपकलियाँ थी दीवार पर जो है चक्कर काट रही थी, उन्हें जो कुछ खाने को जो है नहीं मिल रहा था। घर के चूल्हे भी जो है कई दिनों से जो है भूखे मर रहे थे। फिर यहाँ से और भी आगे जो कविता है कि कई दिनों से जो है लगी भीत पर छिपकलियाँ की जो है गश्त, और कई दिनों से जो है चूल्हों की भी हालत रही से सख्त। इसका मतलब यह हुआ कि कहने का भाव यह है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल मानव को ही नहीं अपितु छोटे बड़े जो जीव होते हैं उसको भी प्रभावित करती हैं। इसमें जो वर्णित पशुओं के दुख के माध्यम से अकाल की जो जो स्थिति होती है भयानक, उसका चित्रण हुआ है। भूख और बदहाली के कारण घर के सभी प्राणी दुखी और परेशान हैं। ये जीव जंतु घर की अन्य वस्तुएं जैसे कि चूल्हा, चक्की, दीवारें, ये सभी जो है मनुष्य के सुख दुख के जो है भागीदार हैं। फिर है अकाल के बाद की कौन सी स्थितियाँ होती है, अकाल के बाद की जो परिस्थितियाँ का चित्रण इसमें किया गया है। तो अकाल के समय परिस्थितियों का चित्रण करने के पश्चात नागार्जुन ने अंतिम 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की संभलती जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका जो है अत्यंत जो है भाविक चित्रण किया है। अकाल के जो है कई दिनों के बाद
अनाज जब आया तो इसकी जो है खुशी में घर के जो प्रत्येक प्राणी थी नई स्फूर्ति और नई चेतना का जो वर्णन इसमें किया गया है। जैसे कि जब अकाल जब खत्म हुआ, जब नए दाने आए, तो कवि लिखता है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक रही घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और जो है कौवे ने खुजलाई जो है पाखे कई दिनों के बाद। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है कई दिनों के पश्चात, कई दिनों के पश्चात घर में जो अनाज है इसके दाने आए, तो घर की जो चक्की है चली, और जो घर का जो चूल्हा था वो भी जला। चूल्हा जो है जलने से घर के आंगन में के ऊपर जो धुआं है वो भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है, और घर का प्रत्येक प्राणी अब क्या था, खुशी है और जो है प्रसन्नित है, ठीक है, प्रफुल्लित है। और घर में जो है अन्न का ना होना और जो है होना किस तरह के घर में वातावरण को जो है बदल देता है, यही इस कविता का तथ्य है। इस कविता की भाषा तटस्थ शब्दावली, प्रधान, सरल, प्रवाह युक्त तथा जो ठोस दृश्य बिंबों की जो है सर्जना कवि द्वारा जो इसमें की गई है। तो मतलब जो है ये क्या है, अब जो कविता मैंने आपको बताया कि अकाल के बाद, इसमें क्या है, जब अकाल पड़ता है तो उस घर में कौन सी स्थिति हो जाती है। जैसे कि घर का जो चूल्हा है वो भी नहीं जलता है, और घर का जो कैसे जो चक्की रहती है वो भी उदास रहती है, और जो अन्य जितने भी प्रहरी रहते हैं उनका भी जो है हालत बुरा हो जाता है, ठीक है। तो कवि ने यही वर्णन किया है इसमें, बहुत ही मार्मिक दृश्य इसमें है जो कि नागार्जुन के द्वारा दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। आपको इस तरह से आपको इस कविता को आपको लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसकी हम बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 7 प्रश्न आएंगे, जो कि 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 2 प्रश्न आपके इसमें एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है, चलेगा। इसमें जो है कुछ आपके जो कि व्याख्या करने वाले भी प्रश्न इसमें हैं, उनको भी आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से लिखा हुआ है कि यहाँ से इसका जो प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है कि देख देख राधा रूप अपार, इसका आपको जो है संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखना है। फिर इसी में अगला जो दिया हुआ है कि जियाई मेन वर बारी जो है विहीना, तो ये भी जो है अथवा करके दिया हुआ है। तो इसमें देख देख राधा रूप अपार, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से देख देख राधा रूप अपार, ये जो कह सकते हो इसकी व्याख्या करने को एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखोगे इसमें देख लीजिए। तो प्रस्तुत पद्य आचार्य रामलोचन शरण के द्वारा संपादित विद्यावली पदावली में संकलित जो कि राधा की वंदना खंड से उत्कृत है, इसके रचयिता जो है विद्यापति जी है, ये आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग आप क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना कि राधा अनुपम सुंदरी है, मतलब राधा जो है अत्यंत सुंदर है, और राधा की इसी अलौकिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कब अपनी जो है भावपूर्ण श्रद्धा कह सकते हो उसकी विवेचना जो है किया है इसमें। तो इसकी व्याख्या में आपको लिखना है कि देखिए राधा की अपूर्व सुंदरता को देखिए। कब इसमें कहता है कि देखिए राधा की अपूर्व सुंदरता को देखिए, किस अद्भुत विधाता ने राधा को अपूर्ण रूप रचना के लिए समस्त संसार के सौंदर्य के सार को लेकर मिला दिया है। अर्थात राधा का जो स्वरूप है अनुपम और जो है दिव्य है। राधा के अंग प्रत्यंग की शोभा को जो है निडर कर कामदेव जो है विचलित होकर मूर्छित हो जाता है। इसमें कवि कहता है कि राधा इतनी सुंदर है, इतनी अनुपम है, इतनी दिव्य है, इसको देखकर जो कामदेव हैं वे भी जो है मूर्छित हो जाता है। और जो व्यक्तित्व मतलब जो है श्री कृष्ण करोड़ों कामदेवों को जो है माथित मतलब जो है लज्जित कर देते हैं, तो वे भी जो है राधा मतलब जिसमें कहते हैं कवि कि जो श्री कृष्ण जी हैं करोड़ों कामदेवों को जो कि लज्जित कर देते हैं, फिर भी राधा की सुंदरता है उसको देखकर कह सकते हैं वे भी जो है धरती पर जो है गिर पड़ते हैं। आलोकमय राधिका के लवण्य को देखकर ना जाने कितनी कितनी जो है सौंदर्यमयी लक्ष्मियाँ आत्मविभोर होकर अपने चरणों पर अपने को निछावर कर देती है, और मन ही मन या जो है इच्छा करती है कि राधा जी के चरण कमल हमारी गोद में अरहनिश जो है सुरक्षित रहे। तो इस तरह से इस कविता को आपको लिखना है। इसमें क्या है, राधा जी की सुंदरता का वर्णन किया है इसमें कवि ने। ये कहते हैं कि जो है कवि इसमें कहता कि राधा जी की सुंदरता को देखते हुए कहता कि देखिए राधा जी की सुंदरता को, मानो विधाता ने उसको इतनी कह सकते हो पूर्ण रचना की बनाया है, समस्त संसार की जो सौंदर्य है उसको मिलाकर जो है उसका जो है निर्माण किया है राधा जी का। और राधा जी की सुंदरता को देखकर जो कामदेव है भी मूर्छित हो जाते हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है, जो कि करोड़ों कामदेव के जो है
उसको लज्जित कर सकते हैं श्री कृष्ण जी, फिर भी राधा जी की सुंदरता को देखकर वे भी जो है धरती पर गिर पड़ते हैं। तो इस तरह से इनकी सुंदरता को जो है वर्णन किया है इसमें कवि ने। अब यहाँ से अगला जो इसमें मैंने रखा है, जो कि इसमें व्याख्या करने वाला क्वेश्चन वो है कि वह पत्थर जो है तोड़ती, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, वह पत्थर तोड़ती। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। और इसमें अथवा करके दिया हो कि हम नदी के द्वीप। तो हम यहाँ से दोनों इसकी हम व्याख्या वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। सबसे पहले वह पत्थर तोड़ती, इसको समझ लीजिए। इसका प्रसंग आप कैसे लिखोगे, तो प्रस्तुत जो है काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता जो कि पत्थर तोड़ती से लिया गया है। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने इलाहाबाद के सड़क के किनारे तपती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला का अत्यंत जो है मार्मिक चित्रण इसमें जो है किया है। इस कविता में क्या जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जो कि इसके कविता के जो है रचयिता हैं, इसमें जो है कवि ने जो है देखा कि इलाहाबाद में एक सड़क के किनारे एक जो कि श्रमिक महिला है, मजदूर है महिला, तो उसने जो है जो कि अत्यंत जो है धूप में एक पत्थर को तोड़ रही थी। तो उसी का इसमें जो है दृश्य को वर्णन किया है, इसी को हम समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। तो व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि कहता है कि उसने जो है इलाहाबाद के पथ मतलब जो है रास्ते पर एक श्रमिक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा था, और वह जो है नारी तपती हुई भयानक धूप में पत्थर तोड़ रही थी। जिस स्थान पर पत्थर तोड़ रही थी उस स्थान पर कोई जो है छायादार पेड़ नहीं था जिसकी छाया का वह जो आश्रय ले सके। इसमें कवि कहता है कि वह महिला जो धूप में पत्थर तोड़ रही थी, ना तो उसके स्थान पर कोई छायादार वृक्ष था जिसका वह जो है सहारा फिर जो है आश्रय ले सके। उसका जो शरीर था सांवला और जो है स्वस्थ था, वह जो है भरपूर यौवन से जो है युक्ति थी, जवान थी, युवा थी। उसकी आंखें जो है नारी सुलभ लज्जा से झुकी हुई थी। वह पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य जो उसका कार्य था जो कि पत्थर तोड़ रही थी अर्थात पत्थर तोड़ने में जो है मग्न थी। उसके हाथों में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह जो पत्थर पर बार बार जो है चोट कर रही थी। और जहाँ वह जो कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ की जो है पंक्ति, विशाल भवन और उसकी चारदीवारी थी। ठीक है, इसमें कवि कहने का यही प्रयास करता है कि जो एक श्रमिक महिला है जो कि धूप में पत्थर को तोड़ रही थी, ना तो वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष था जिसका वह आसरा ले सके, लेकिन कवि इसमें आगे फिर कहता है कि उसी के जो है थोड़ी दूर पर, ठीक है, सामने एक पेड़ की जो है कह सकते हैं एक पेड़ था और एक भवन भी बना हुआ था, एक मकान भी बना हुआ था, लेकिन महिला वहाँ पर तो न जाने के बजाय वह धूप में ही जो है अपना कार्य कर रही थी। इसमें इसका जो है चित्रण किया है। फिर इसमें जो अगला इसमें मैंने रखा हुआ है जो कि व्याख्या करने वाला क्वेश्चन कि हम नदी के द्वीप। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से प्रॉपर रिसर्च के बाद ही रखा है। ठीक है, यही आप यदि कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको अन्य कोई भी वीडियो या फिर क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसमें टोटल मैंने जो कि 4 रखे हैं मैंने व्याख्या करने वाले क्वेश्चन, 4 में से गारंटी लेता हूँ पूरा का पूरा पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम नदी के द्वीप, ये आगे के द्वारा जो कि कविता है इसको भी समझ लीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रयोजनवादी काव्य धारा के प्रवर्तक उनायक कवि आज्ञा के द्वारा नदी के द्वीप शीर्षक से जो है लिया गया है, फिर उद्धृत है। इसके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो है व्यक्ति, समाज, संस्कृत को जो है क्रमशः द्वीप, भूखंड, नदी की धारा का प्रतीक मानकर समाज में संलग्न रहते हुए व्यक्ति की अन्य जो अस्मिता है, उसका जो महत्व है, उसका प्रतिपादन किया है इसमें। तो यहाँ से व्याख्या में आपको लिखना है। इसमें कवि कहता है कि व्यक्ति का निर्माण संस्कृत के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि बिना संस्कृत के किसी व्यक्ति का निर्माण होता ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण जो होता है कल्चर से होता है, उसकी संस्कृत से होता है। जिस प्रकार नदी द्वीप को जो है निर्मित करती है, मतलब जिस प्रकार नदी जो होती है ये जो है द्वीप को निर्मित करती है, ठीक उसी प्रकार जो संस्कृत होती है ये जो है संस्कृत के द्वारा मनुष्य को जो है बनाया जाता है। संस्कृत का जो कार्य है, संस्कृत का कार्य होता है कि व्यक्ति को जो संस्कार है उसको संपन्न बनाना, उसको संस्कार देना। और जिस प्रकार नदी से अलग होने पर द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब जिस प्रकार नदी से जब द्वीप अलग होता तो द्वीप का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य से उसकी कल्चर जो है हट जाती है, फिर समाप्त हो जाती है, पृथक हो जाती है, तो मनुष्य की जो अस्मिता है वो भी नष्ट हो जाती है। तो नदी के अलग हुआ भूखंड कभी भी द्वीप जो है नहीं कहा जाता है। ठीक है, और द्वीप तो वही भूखंड जो है कहा जाएगा
जो नदी के मध्य में स्थित होता है। तो नदी अपने मनोनुकूल द्वीप को भिन्न भिन्न प्रकार से के आकार देती है। और इसी प्रकार जो संस्कृत होती है, संस्कृत भी व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार जो है बना देती है। भिन्न संस्कृति में पले व्यक्तियों का व्यक्तित्व भिन्न प्रकार का होता है और संस्कृत जो है व्यक्ति की जननी है। और जब तक संस्कृत का अस्तित्व सुरक्षित है तब तक जो व्यक्ति है वो भी जो है कह सकते हो व्यक्ति का भी जो अस्तित्व है। और जिस दिन संस्कृत जो है नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, उसी दिन से व्यक्ति की जो अस्मिता है वो भी जो है मिट जाएगी। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से एक और भी मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड किया है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी जो कि रोटी खाता है, एक जो कि रोटियों से खिलवाड़ करता है। ये धूमिल जी का बहुत ही अच्छी इनकी कविता है, हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जिसका आपको संदर्भ लिखना है कि जो उपरोक्त जो पंक्तियां हैं ये कविवर सुदामा प्रसाद धूमिल के द्वारा, धूमिल की जो कि कृत है, जो कविता है रोटी और संसद, उससे जो है ली गई है। प्रसंग में आपको लिखना है कि इसमें कवि ने तत्कालीन भारतीय समाज की जो राजनीतिक चेतना है उस पर प्रकाश डाला है। तो इसकी व्याख्या आपको लिखना है इस तरह से कि भारत में, इसमें कवि कहता है कि भारत में जनतंत्र लागू है। इसमें कवि कहता है कि भारत आज़ाद हुआ, जनतंत्र लागू हुआ और इस जनतंत्र का इतना विकृत हो गया है कि जन जो है बेमौत मरने के लिए विवश है। इसमें कवि कहता है कि भारत एक तो लोकतांत्रिक देश है और जनतंत्र इतना विकृत हो गया है, लेकिन फिर भी लोग क्या है, जो जन है वहाँ के जो लोग हैं बेमौत मरने के लिए विवश हैं। और इस प्रकार जनतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह जनतंत्र या फिर लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होगा। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां क्या हो गई हैं, अब परिवर्तित हो गई हैं। इसमें कभी कहता है अब वह बात नहीं रह गई है, अब इसमें परिवर्तन हो गया है। अब जो है नेता के लिए, नेता के द्वारा शासन हो रहा है। धूमिल जो है इन्हीं नेताओं से प्रश्न पूछते हैं कि एक आदमी, मतलब आज एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी जो है खाता है और एक तीसरा भी आदमी है जो रोटियों से जो है खेलता है। यह तीसरा आदमी कौन है? ठीक है, यह तीसरा आदमी कौन है? संसद या संसद? इसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं जो है कहते हैं और वे मौन जो है साध लेते हैं। इसमें जो कवि है यही कहने का प्रयास करता है कि आज समाज क्या हो गया है, समाज में लोकतंत्र लागू है लेकिन आज फिर भी हमारी जो जनता है बेमौत मरने के लिए बेबस है। क्योंकि एक आदमी मान लो रोटी को बेलता है, दूसरा आदमी खाता है, लेकिन एक तीसरा भी आदमी है जो रोटियों से खिलवाड़ करता है। तो वह तीसरा आदमी कौन है? ठीक है, और संसद, जो देश की संसद है, जो सांसद है, वो भी जो है मौन है, इस पर कोई भी जो है उत्तर नहीं देती है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। चलेगा। अब यहाँ से कुछ और भी इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड किया है सेक्शन बी में, जैसे कि अमीर खुसरो का जीवन परिचय। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म 1253 में इनका जन्म हुआ था। आधुनिक उत्तर प्रदेश की जिला जो कि एटा था, इसमें इनका जो है जन्म हुआ था। उनके पिता सैफुद्दीन मोहम्मद जो कि तुर्कों के कबीलों के जो है सरदार थे तथा जो है चांगेज खां से बचते हुए भारत में आकर जो है बस गए थे। उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया था। अब वे जो है सूफी जो है साधक थे, फिर धर्म सुधारक थे। बचपन में ही जो है पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका जो अधिकांश जो बचपन था अपने ननिहाल में जो है व्यतीत हुआ। बचपन से ही जो है खुसरो को शिक्षा प्रदान करने के उचित प्रयास किए गए। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं का जो ज्ञान जो है इनको प्राप्त हुआ। यह था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ से सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, इनकी रचना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये तुम मान कर रख लो कि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि महान कवि और समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में जो है इनका जन्म हुआ था। 1398 में इनका जन्म हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका जो है आविर्भाव काल सनमत जो है 1455 में श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन जो है माना गया है। इनके जो है जन्म स्थान के संबंध में 3 जो है मत हैं। एक है, कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म काशी में हुआ है, कुछ कहते हैं मगहर में, कुछ कहते हैं आजमगढ़ में। अनेक जो है प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान जो है काशी मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध की किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उनके समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा, जो कि लहर एक तालाब था, उसके पास इनकी जो है माता थी, इनको फेंक आई थी
जहाँ पर जो कि नीरू और जो है नीमा जो कि दो जुलाहे वहाँ पर थे, जिसको जो है उन्होंने बच्चे को उठाकर उसका पालन पोषण किया। बाद में उनका नाम जो है कबीर रखा। तो इस प्रकार कबीर पर जो है बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो है संस्कार पड़े। इनका जो है विवाह लोई नामक की स्त्री से हुआ था, जिससे जो है कमाल और कमाली इनके जो है नाम के दो संतानें उत्पन्न हुई। कबीर के जो है गुरु जो है रामानंद थे, और जिसने जो है गुरु मंत्र पाकर वे जो है महान संत बन गए थे। इनकी धर्म रचनाओं की बात करें सूरदास जी की, जैसे कि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं कुछ। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता कि अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। आचार्य वल्लभ के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के जो है वल्लभाचार्य के 4 इसके जो है शिष्य थे, जिसमें से कुंभन दास, सूरदास, रामानंद दास, कृष्णदास तथा जो है अपने 4 शिष्यों जिसमें से जो है गोविंद स्वामी, नंददास और जो इसमें चित स्वामी चतुर्भुज को लेकर जो है अष्टछाप मतलब 8 कवियों का एक मंडल जो है इन्होंने बनाया। और अष्टछाप कवियों में जो सूरदास थे इनका प्रमुख स्थान था। इस तरह से आपको लिखना। फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि मोचीराम कविता का जो सार है अपने शब्दों में लिखिए, उसकी विशेषता भी लिखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिए। मोचीराम कविता प्रगतिशील विचारधारा के जो श्रेष्ठ कवि थे सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी, इनकी कृति है जो कि एक श्रेष्ठ कविता है इनकी। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है बताने का प्रयास किया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। समाज का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना मूल्य है। इस कविता में कवि ने एक दृश्य उपस्थित किया है जिसमें जो है कोई व्यक्ति जो है मोची के सामने अपने जूते की जो है मरम्मत के लिए खड़ा है, जो कि मोचीराम जिसमें जो कि जूते को जो सिलता है उसी का इसमें वर्णन किया है। जिसमें कवि कहता है एक बार क्या एक दृश्य का वर्णन किया है। ये कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मोची जो है एक व्यक्ति जो है मोची के सामने अपने जूते की मरम्मत के लिए खड़ा है। ठीक है, मोची के पास आने वाला हर व्यक्ति जल्दी में होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जाता कहता कि मेरा जो है जल्दी से काम कर दो, मुझे जाना है, काम पे जाना है। ठीक है, हर व्यक्ति जल्दी में होता है। वह जो है मोची को यह बताकर अपना काम जल्दी कराना चाहता कि वह जो है बड़ा और जो है कामकाजी आदमी है, किंतु मोची भी जो है अपनी जो है सोच है मोची की, और वह जो है अपने कार्य को जो है कर्म से ही करता है, चाहे उसके लिए सामने पैसे वाला व्यक्ति खड़ा हो या फिर गरीब हो। लेकिन जो मोची है इसमें दृश्य में यही जो है कवि बताता है कि जो कि आज का ज़माना क्या है, व्यक्ति जो है इतना बिजी रहता है, सभी के पास इतना समय किसी के पास नहीं रहता है। इसमें एक दृश्य को कवि ने बताया है कि एक बार क्या है कि मोची के सामने जो कि एक व्यक्ति जो है अपने जूते की मरम्मत के लिए गया है, और भी व्यक्ति आते हैं मरम्मत के लिए। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मुझे जो है जाना है काम पर, तो मेरा जो है जल्दी से जो है कह सकते हो काम कर दीजिए। तो इसमें मोची कहता है कि हम जितने भी इसमें यहाँ से जो लोग आए हुए हैं हमारे पास, हम सबको कर्म से ही इनका जो है कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसी का जो है जिक्र किया गया है। कब इसमें कहता है कि मोची के सामने ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है। मोची जो भी अपना काम करता है वो अपने जो है सही ढंग से करता है, जो उसके पास सबसे पहले आया है उसको जो है उसका काम सबसे पहले करता है। तो ये इसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर यहाँ से हम अगला जो इसमें दिया हुआ है कि रोटी और संसद कविता का केंद्रीय भाव लिखना। तो यह भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था रोटी और संसद के बारे में, यहाँ से भी देख लीजिएगा। धूमिल जो है आधुनिक कविता, धूमिल जी की जो आधुनिक हिंदी कविता की 60वीं पीढ़ी में एक महत्वपूर्ण जो कवि है, और इनकी कविताओं में व्यंग्य आक्रोश की प्रधानता है। रोटी और संसद धूमिल की एक छोटी सी कविता है। इसमें जो है कवि धूमिल कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा भी आदमी जो रोटी न तो बेलता है ना ही खाता है, वह सिर्फ रोटियों से खिलवाड़ करता है। मैं अपने देश की संसद से पूछता हूँ कि यह तीसरा आदमी कौन है, लेकिन वह मौन है, कोई जवाब नहीं देती है। तो विचारिए यह है कि समाज का वह कौन सा वर्ग हो सकता है जो रोटी खाता नहीं है, ना ही जो है बेलने वाले को जो है श्रम करने वाले श्रम का प्रतीक तो जो है बनाया जा सकता है, लेकिन ना खाने वाले तथा जो है केवल उससे खेलने वाले को किसका प्रतीक माना जाए। स्पष्ट है कि यह बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है। अंततः इससे जो है उत्पादन जो है दलाल पूंजीपति वर्ग ही जो है प्रतीक माना जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें जो तीसरा आदमी जो रोटियों से खिलवाड़ करता है, इसमें कभी कहता है कि जो तीसरा आदमी है वो दलाल है, वो पूंजीपति है जो कि मजदूरों का हक मारता है।
तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से शोध क्या है, शोध का अर्थ, इसकी परिभाषा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसके महत्व, इसके विभिन्न अंग, तो उसके यहाँ से हम विस्तार से देखेंगे। शोध जो शब्द है इसको अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं, उसी का पर्याय, उसी का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है कि नए उद्देश्यों को जो है प्राप्त करना। रिसर्च का मतलब क्या होता है, नए उद्देश्य को जो प्राप्त करना होता है उसी को हम शोध कहते हैं। तो शोध जो है उस प्रक्रिया अथवा जो है कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तत्वों का जो है संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। और विषय जो है विशेष के बारे में बोधपूर्ण जो है तथा अन्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मोत्तर विश्लेषण विवेचन नए तथ्यों जो है नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया जो है शोध कहलाती है। अज्ञात वस्तुओं तथ्य जो है सिद्धांतों के निर्माण की बोधपूर्वक क्रिया ही शोध है। शोध के लिए जो है हिंदी में प्रयुक्त अन्य जो है पर्याय है, इसके अर्थ है, जैसे कि शोध को हम अनुसंधान भी कहते हैं और जो है खोज भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, मीमांसा भी कहते हैं, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, ये सभी इनको हम कहते हैं। तो शोध क्या है, नए तत्वों की जो खोज होती है उसी को हम शोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, जैसे कि आचार्य बिलम मोहन वर्मा जी इसकी परिभाषा को लिखे हैं। ये कहते हैं शोध नए तत्वों की खोज ही नहीं, उसकी जो है तर्क जो है सम्मत व्याख्या भी है। ये कहते हैं कि जो है नए तत्वों की खोज ही नहीं, साथ में उसकी व्याख्या जो की जाती है यही होता है शोध होती है। अगली परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र जी लिखते हैं, कहते हैं ये कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि ही जो है सत्य है और इसी का जो है अर्थ है कि आत्मा का साक्षात्कार। अतः जो है शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा जो है आत्मा के साक्षात्कार से अधिक निकट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथा अन्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन नए तथ्य और नए सिद्धांतों के उद्घाटन की जो प्रक्रिया ये क्या है, ये शोध कहलाती है। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है, इसके विभिन्न अंग क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इसके बहुत सारे जो है महत्व हैं, जैसे कि शोध जिज्ञासा मूलक प्रावृत्ति की जो है संतुष्टि करता है, ये ज्ञान के उन्नयन में जो है सहायक है, ज्ञान को जो है उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में अवगत कराता है लोगों को। शोध जो है सामाजिक विकास में सहायक है या फिर सहायता करता है। शोध जो है पूर्वाग्रहों के निवारण में जो है सहायता कर या फिर सहायक होता भी सहायता करता है। शोध जो है ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता सूक्ष्मता जो है प्रदान करता है। शोध अनेक जो है नवीन कार्य जो है विधियों उत्पादों को जो है विकसित करता है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान जो होता है। शोध के हम अंग की बात करें तो शोध एक जो है कर्मिक प्रक्रिया है जिसमें जो है निश्चित एवं उपयोगी चरणों की जो है एक व्यवस्थित प्रक्रिया इसमें शामिल है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया भी जो है कहा जा सकता है। इसके अंगों की हम बात करें जैसे कि विषय का निर्धारण करना, शोध समस्या संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, शोध की रूपरेखा, तथ्यों का संकलन और परिकल्पना की जांच, तत्वों का विश्लेषण में उसकी व्याख्या करना, शोध प्रतिवेदन तैयार करना, ये सभी इसके अंग हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका जो है स्टार्ट हो गया, सेक्शन आपका सी। इसकी हम बात करें, सेक्शन सी में आपके टोटल 4 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। काफ़ी इसमें अच्छी बात है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 ही प्रश्न करना रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। फिर है आज्ञा जी की जो काव्य गद्य जो विशेषता है उनको लिखना है। फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन कि पंत प्राकृत के सुकुमार के कवि, पंत कौन है? ठीक है, पंत कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। तो ये जो है प्राकृत के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की आपको समीक्षा करना है, व्याख्या करना है। फिर है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का हम यहाँ से जीवन परिचय देखेंगे संक्षिप्त में। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी था, उनके पिता जी का नाम था गोपाल चंद्र। साहित्य संस्कार भारतेंद्र जी ने अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त किए थे और इसके बाद पिताजी ने जो है स्वयं, जो कि इनके अच्छे साहित्यकार थे, और इनके जो है पिताजी गिरधर उपनाम का जो है प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही हुई थी। हिंदी, अंग्रेजी,
उर्दू का ज्ञान इन्होंने जो अपने घर पर ही प्राप्त कर लिया था। कालांतर में वाराणसी के प्रसिद्ध एक क्विज कॉलेज में इन्होंने जो प्रवेश लिया, किंतु वहाँ पर इनका जो है मन नहीं लगा पढ़ाई में। इनका जब मन नहीं लगा पढ़ाई में तो इन्होंने जो है पढ़ाई छोड़ दी और 13 वर्ष की अल्प आयु में मनो देवी के साथ इनका जो है प्राण ग्रहण संस्कार हो गया। मतलब जो है 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई। किसके साथ? मनो देवी के साथ। भारतेन जी की जो है 3 पुत्रियाँ थी, जिसमें विद्यावती नाम की उनकी जो है एक पुत्री जो कि जीवित बची थी और 2 इनकी पुत्रियाँ जो थी वो मर गई थी। इन्होंने जो है अपनी प्रखर प्रतिभा से हिंदी साहित्य की अनेकों अनेक विधाओं का जो है कह सकते हो पल्लवित पुष्पित किया है। और किंतु दुर्भाग्यवश इनका जो है क्योंकि 1885 में इनका जो है देहांत हो जाता है, जो कि 35 वर्ष की आयु में ही। हिंदी साहित्य के इस सूर्य के जो है मध्यमान के पूर्व ही संध्या का जो है वर्ण कर लिया था। इनका जो मृत्यु हो गई थी 1885 में, जो कि 35 वर्ष की अल्प वय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यह था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के यदि हम कुछ रचनाओं की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि 35 साल की उम्र भले ही जिया हो, लेकिन रचनाएं इन्होंने काफ़ी लिखी हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि इनकी रचनाओं में नाटक, काव्य, निबंध इसमें शामिल हैं। तो इनके यदि हम प्रसिद्ध नाटकों की बात करें तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और जो है सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, यदि हम काव्य संग्रहों की बात करें तो प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी इसमें शामिल है। जबकि भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है उनका सबसे प्रसिद्ध जो है निबंध था। तो इस तरह से इनकी रचनाएं भी आपको लिखना है। अब यहाँ से आज्ञा जी की काव्यगत विशेषता क्या है, इसको आपको देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इनकी काव्यगत हम विशेषताओं की बात करें जैसे कि व्यक्ति निष्ठा, तो इनकी जितनी भी काव्य की जो रचनाएं इन्होंने किया है उनकी विशेषताएं क्या थी। उनकी काव्य रचनाओं में, उनकी कविताओं में व्यक्ति के अपने अनुभव और आंतरिक जो भावनाएं थी उनकी प्रधानता थी इनकी जो है कवियों में, इनकी जो है कविताओं में। फिर है कि प्रेम, ठीक है, प्रणय और जो है प्रेम, तो जो है आगे के जो है काव्य में प्रेम की तीव्र अनुभूति, विरह और जो है वेदना का सहारा चित्रण इसमें जो है मिलता है। फिर है क्षणवाद, और फिर अगली जो इसकी विशेषता है कि क्षणवाद, तो उन्होंने जो है क्षण को महत्व दिया और जीवित रहने की इच्छा को जो है मार्मिक ढंग से जो है व्यक्त किया। फिर है प्राकृतिक सौंदर्य, तो वे जो है प्राकृतिक के मनोहारिणी सौंदर्य के चित्रण में जो है कुशल थे। क्रांति और जो है आध्यात्मिकता, तो उन्होंने जो है सामाजिक असमानता के प्रति आक्रोश, क्रांति की भावना व्यक्त की और साथ ही कबीर की तरह आत्मा परमात्मा के संबंध का भी चित्रण जो है किया है। फिर है प्रयोगवाद, तो उन्होंने जो है प्रारंभिक प्रतीकों और जो है बिंबों से हटकर नए प्रतीकों बिंब गढ़े, जिससे जो है उनकी शैली में जो है प्रयोग धार्मिकता जो है आई। तो इस तरह से आपको इनकी काव्यगत विशेषता आपको लिखना है। सुमित्रानंदन पंत जी सुकुमार के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जो है प्राकृत के सुकुमार कवि हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। यह में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको क्यों कहा गया है? इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में प्राकृत के कोमल और मनमोहक रूपों का जो है चित्रण किया है। मतलब जो है पंत जी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कविताएं हैं, उसमें इन्होंने प्राकृत का ही वर्णन किया है। प्राकृत की जो सुंदरता है, ठीक है, उसका सजीव जो है चित्रण किया है। जैसे कि प्राकृत की को एक सजीव युवती के रूप में इन्होंने जो चित्रित इसका किया है। वे प्राकृत को जो अपनी माता मानते थे। पंत जी जो है प्राकृत जो है जो नेचर है उसको अपनी माँ मानते थे और उससे जो है गहरा लगाव रखते थे, जिससे उनकी रचनाओं में जो है प्राकृत की सुंदरता, भावों की जो अद्भुत व्यंजना मिलती है। और इस कथन की समीक्षा इस प्रकार अभी इस बात पर प्रकाश डालती है कि पंत की कविताओं में प्राकृत केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक जीवंत पात्र है, जिसके माध्यम से उन्होंने सौंदर्य, आध्यात्मिकता, मानव भावनाओं को जो है व्यक्त किया है। तो इस तरह से इसके ऊपर आपको लिखना है। तो प्राकृत में जो है गहरा लगाव, समीक्षा की जब बात करते तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है। तो पंक्ति का बचपन प्राकृत की गोद में बीता, उन्होंने जो है प्राकृत को ही अपनी जो है प्रेरणा का स्रोत माना और यह जो उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से झलकता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन था कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। तो इसका यदि हम भावार्थ की बात करें कि जो है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो इसमें कवि कहता है कि उनकी रचनाएं, बिहारी की जो रचनाएं हैं, जो जैसे कि बिहारी की जो सत्साई है, सत्साई के जो दोहे हैं, भले ही देखने में छोटे हो लेकिन वह बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे कि नावक का तीर जो बहुत छोटा होता लेकिन वह घाव बड़े गंभीर कर देता, ठीक उसी प्रकार उनकी जो सत्साई है
जो बिहारी की जो सतसई की जो दोहे भले ही देखने में छोटे हैं लेकिन उसमें अपार ज्ञान समाया हुआ है, अर्थात वह गागर में सागर की तरह है। इतनी सी सूक्ष्म सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने ऐड किया है कि भक्ति काल के प्रमुख जो कवि हैं उनको देख लीजिए, उनकी रचनाएं। तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि जैसे कि कबीरदास, सूरदास और जो है तुलसीदास और जो है मीराबाई, ये इनके जो है कवि हैं। तो जिनकी जो है रचनाएं भक्ति के विभिन्न रूपों में जो है दर्शाती हैं। कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है बीजक है, तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, सूरदास की जो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है सूरसागर है। मीराबाई के भजन और जो है गीत गोविंद टीका जो है प्रसिद्ध है। यहाँ से इसकी हम रचनाएं भी देखेंगे भक्ति काल के, उनके कवि, जब में क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि इनके जो कवि हैं भक्ति काल के, कबीरदास जी की रचना जैसे कि बीजक, साखी, सबन जो है रामायणी। फिर है तुलसीदास जी, रामचरितमानस इनका, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली इनकी रचना है। फिर है सूरदास जी, इनकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मीराबाई की मीराबाई के भजन, गीता गोविंद टीका और जो है रास गोविंद। मलिक मोहम्मद जैसे की जो है पद्मावत है और जो है अखरावट है, आखिरी जो है कलाम की रचना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है केशव दास जो है किस प्रकार के कवि है, उनकी रचनाओं का भी नाम उल्लेख कीजिए। तो केशव जो है एक अलंकारवादी कवि थे, रसवादी नहीं। उनकी जो है कविता का सिद्धांत ही अलंकार बहुलता था। बिना अलंकारों के कविता को कविता ही नहीं ये मानते थे। अलंकारवादी होने के साथ साथ ये चमत्कारवादी और जो है पंडित प्रदर्शन के पक्षपाती भी थे। उनकी पुष्टि में सरलता, स्वाभाविकता के पूर्ण जो है कविता निम्न कोटि की थी। वे जो है क्लिष्टता और पंडित प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन के जाल में ऐसे फंस जाते थे कि उनके काव्य की जो सादृश्यता है और जो सरलता है विलुप्त हो जाती थी। इसी प्रवृत्ति के कारण विद्वानों ने उन्हें जो है कठिन काव्य का जो है प्रेत तक जो है कहा डाला है। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है किसे कहा जाता है, केशवदास जी को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनकी हम रचनाओं की बात करें जैसे कि रामचंद्रिका, रसक प्रिय, कवि प्रिय, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित और जो है रतन भवानी, जहांगीर जो है जयचंद्रिका और छंदमाला, इनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ और भी इसमें क्वेश्चन जैसे कि बोवाई का गीत का भावार्थ अब लिखना है आपको। तो बोवाई का गीत क्योंकि कविता में जो है कवि का जो आशय है ये क्या है आपको लिखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा इसी प्रकार का। तो बोवाई का जो गीत है इसमें कवि का जो आशय है, कवि इसमें कहता है कि हे बादल वर्षा करो जिससे हमारी जो फसल है अच्छी हो। फसल अच्छी होने पर हम अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारा जीवन का आधार ही खेती पर निर्भर है। हमारे तीज त्यौहार आदि जो है ये सभी अच्छे लगते हैं। हमारी फसल सोने के समान लहराती है तो रक्षाबंधन, तीज आदि त्यौहार खुशी से जो है भर जाते हैं। इसमें कवि के माध्यम से यह कहना चाहता है कि किसान का जीवन जो है कृषि पर निर्भर है और कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, इस तरह से आपको इतना लिखना है। अब यहाँ से धूमिल जी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। धूमिल जी का पूरा नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो धूमिल जी का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी। इनका जन्म जो है 9 नवंबर 1936 में वाराणसी के खेवली जो कि पांडेपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना में मिला था, तो सन 1979 में इनको जो है ये पुरस्कार मिला था, कल सुनना मुझे ये संग्रह पर। फिर यहाँ से मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय, उनकी कुछ हम रचनाएं देखेंगे। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का जो जन्म 13 नवंबर 1917 को सयानपुर ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। वह जो है 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि, निबंधकार, आलोचक थे। उन्होंने जो अपने जीवन काल में संघर्ष किया लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक पुल का काम किया है। उनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1964 को उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें मुक्तिबोध जी की, तो इनकी रचना जो है 6 खंडों में विभक्त है। पहली है कविता संग्रह। तो कविता में उन्होंने जो है चांद का मुँह टेढ़ा, ठीक है, और जो है भूरी भूरी खाक धूल, तार सप्तक में जो है ये रचनाएं जो है प्रकाशित है। फिर है इनकी कहानी संग्रह जिसमें इन्होंने जो है काट का सपना, सता में जो है उड़ता आदमी, उपन्यास इन्होंने जो है विपात्र लिखा है। एक आलोचना की बात करें तो आलोचना में इन्होंने लिखा है कामायनी जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। एक पुनर्विचार, नई कविता का जो है आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, ये सारी इसमें जो है अध्ययन किया इन्होंने। आत्म
आत्मव्याख्यान की बात करें तो एक साहित्यिक डायरी उन्होंने लिखा है। इतिहास में देखा जाए तो भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति के बारे में लिखा है। ठीक है। फिर है जो है रचनावली, तो उन्होंने जो है मुक्तिबोध रचनावली जो कि 6 इसमें खंड है उसको भी लिखा है। तो इस तरह से इसमें आपको लिखना है। इतनी ही हमारी क्लास थी जो कि आपके हिंदी काव्य बीए प्रथम सेमेस्टर से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप लोग के समक्ष आज हम कराए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर हर एक क्लास उपलब्ध है, आप जाकर तैयारी कीजिए एकदम फ्री में। हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।